Assalamu alaikum students. Can you hear me now? Assalamu alaikum. Good morning. Hello. Good morning. Can you hear me? Good morning. How are you all? Can you hear me, Sarah? Okay, बेटा. I think system में कोई issue था. Now I have logged on my cell phone, so मुझे 1 से 2 मिनट दीजिए ताकि हम आपकी जो PPTs हैं उसको भी हम कुछ ऑनलाइन चीज़ें कर लें. ठीक है बेटा जी. चलिए. अच्छा जी. ओके स्टूडेंट्स, अब ठीक है आवाज़ मेरी? माइकुन्निसा बेटा, अब ठीक है आवाज़? अब तो कम नहीं है? कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. मोहम्मद यासिर, मैं ठीक हूँ बेटा. आप सब कैसे हैं? ओके. कुछ सॉरी, थोड़ा आपका 10 to 15 मिनट्स जो हैं वो वेस्ट हो गए बिकॉज आई थिंक लिंक में कोई प्रॉब्लम है या वॉट एवर जो भी, आई डोंट नो. आई वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग और अब फिर मैंने अपने मोबाइल पे जो है इसे फ़िलहाल ऑनलाइन कर लिया है, कनेक्ट कर लिया ताकि आपकी जो है वो क्लास हो सके. अच्छा बेटे, ये बताइए सबसे पहले तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? ओके, थैंक्स गॉड कि अब ठीक है. जी, मेरी एब्सेंस में क्या कौन सा टॉपिक पढ़ा था आप लोगों ने? ज़रा जल्दी से बताइए. एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का कौन सा टॉपिक हमने जो है आपने कवर किया या स्टार्ट करवाया था मैम ने? मैं आपको जो डायबिटीज़ है उसकी कॉम्प्लिकेशंस हम पढ़ रहे थे. एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हमने कंप्लीट कर ली थी. क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी. जो एक सिनेरियो होता है हमारा जिसमें पेशेंट में हैव गोन अंडर सर्जरी, एम्पुटेशन करनी पड़ सकती है. जो डायबिटिक फुट की हम बेसिकली जो केयर है वो कर रहे थे, तो वो अगर आपको याद हो तो वो हमने तकरीबन आई थिंक स्टार्ट किया था बिल्कुल. वो जो सर्जरी है उससे रिलेटेड जो केयर रह गई थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी.
ओके जी। अब देखें, प्लीज़ मुझे बेटा आंसर किया करें, बिकॉज़ आपको पता है ये ऑनलाइन सारा सिस्टम है। हमारी तरफ से चीज़ें अगर ओके होगी तो भी नहीं समझ आ रहा होता कि स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है, स्लाइड नज़र आ रही है या नहीं। सो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, आपको पढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें, जवाब दिया करें किसी बात को अगर पूछ रही हूँ। मैंने आपसे पूछा है कि लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, लेकिन कोई स्टूडेंट मुझे जवाब नहीं दे रहा, तो गलत बात है ना। और प्लस आपको नज़र आ रहा है, शो हो रहा है मेरा जो लेक्चर है, स्लाइड्स शो हो रही हैं, अब आवाज़ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को। जी, कहाँ गायब हो गए सारे स्टूडेंट्स? जेनिफर, तलहा, हाफसा, फरवा, हदीका, आसिफ, रुकैया, समर, कोई आंसर नहीं कर रहा मुझे, क्या बात है? डायबिटीज़ मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशंस का हमारा लास्ट बिल्कुल जो कंटेंट है थोड़ा सा वो रह गया, उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे जो है उसे स्टार्ट कर लेंगे बाकी चीज़ों को। अच्छा जी, याद नहीं आ रही इसलिए कोई नहीं बोल रहा। नफीसा, ओके, ऐसी क्या बात होगी बेटा, याद नहीं आ रही? आपकी क्लास ली थी मेरी एब्सेंस में, किसी और टीचर ने आपकी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की क्लास ली थी, मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ आपसे कि आपको क्या पढ़ाया था। जी हाँ, समर, नेफ्रोपैथी जो है वो भी हमने पढ़ ली थी, बस हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ा सा क्या करें, ये चीज़ें टाइम देती हैं। सो अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, स्केड्यूल चेंज हो गया था ना समर, शायद इस वजह से किसी ने आपकी जो है क्लास नहीं ली। इट्स ओके, हम वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं जो हमने अपनी फिज़िकल क्लास में पढ़ा था, वहीं से आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आपको स्लाइड्स शो हो रही हैं बेटा जी? ओके, गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइम वेस्ट होता है, तो क्या करें, थोड़े से ये इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, समझ नहीं आती क्या करें। चलें जी, हम ओके ओके ओके। ओके, ये असेसमेंट तो आपको सारी पढ़ा दी थी कि फुट और लेग प्रॉब्लम के साथ हो किस तरह से केयर करनी है। हमने ये नहीं पढ़ा था कि पेशेंट विद डायबिटीज़ हु आर अंडरगोइंग सर्जरी, एक पेशेंट है हमारा जो डायबिटीज़ के साथ है, ठीक है जी, तो अगर उसकी कोई सर्जरी होनी है तो उसमें हमें क्या स्पेशल केयर करनी है, वो अब हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। ओके, okay ji, during periods of physiologic stress such as surgery, blood glucose levels tend to increase because levels of stress hormones such as epinephrine, norepinephrine, glucagon, cortisol, and growth hormone increase. If hyperglycemia is not controlled during surgery, the resulting osmotic diuresis may lead to excessive loss of fluids and electrolytes. Patients with type 1 diabetes also risk developing ketoacidosis during periods of stress. Hypoglycemia is also a concern in patients with diabetes
who are undergoing surgery. For example, this is a special concern during the pre-operative period if surgery is delayed beyond the morning in a patient who received a morning injection of intermediate acting insulin. ओके, ये बातें हम स्टार्ट में ही बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली जो स्ट्रेस होता है उसका भी बहुत ओके ठीक है सारा, अब ठीक आवाज़ आ रही है मेरी, मैं ऊंचा बोल रही हूँ, लेकिन आप प्लीज़ आप सब स्टूडेंट जो है अपने मोबाइल का जो वो वॉल्यूम होता है ना उसको भी आप लोग लाउड रखें, तो आपको मेरी आवाज़ आएगी, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स को आवाज़ क्लियर है। ओके, ये चीज़ हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेसिकली स्ट्रेस होता है ज़ाहिर उसकी वजह से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनका इंसुलिन के ऊपर इफ़ेक्ट है, और जो मल्टीपल हमारे दूसरे हार्मोन्स है जैसे कॉर्टिसोल है, ग्लूकागोन है, ग्रोथ हार्मोन है, इन सब का जो है वो स्ट्रेस के साथ लिंक है, और ये सब जो है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो ऑल्टर करते हैं। सो बेसिकली स्ट्रेस की सिचुएशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और दिस इज़ रियली अंडरस्टूड कि अगर किसी की छोटी मोटी सर्जरी भी होनी हो तो भी वो शख्स जो है स्ट्रेस में ही होता है। सो अगर हमने हाइपरग्लाइसीमिया को ड्यूरिंग सर्जरी कंट्रोल ना किया तो वही सारा सिनेरियो जो ऑस्मोटिक डायूरेसिस स्टार्ट हो जाता है। ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो फ्लूइड है वो लॉस होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, हो जाते हैं इनफैक्ट, और उसकी वजह से जो कीटो एसिडोसिस है वो डेवलप हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है इट इज़ ऑल्सो कंसर्न इन पेशेंट विद डायबिटीज़। इसी तरह से अगर ज़ाहिर है ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑल्टर करता है, इसी तरह से पेशेंट इंसुलिन के ऊपर है, अगर उन्होंने अपना मॉर्निंग इंजेक्शन रिसीव किया है तो ज़ाहिर है हार्मोन्स के ऊपर तो उसका इफेक्ट आ रहा है ना स्ट्रेस का, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकता है। ठीक है जी। कोई बात ना समझ आए बेटा तो मुझसे पूछ लीजिएगा उसी वक्त। देर आर वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजिंग ग्लूकोज कंट्रोल during the perioperative period. Frequent blood glucose monitoring is essential throughout the pre-operative and post-operative period, regardless of the method used for glucose control. The use of IV insulin and dextrose has become widespread with the increased availability of meters for intraoperative glucose monitoring. ऑल्दो हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेस मौजूद हैं ग्लूकोज जो कंट्रोल करने के, मल्टीपल अप्रोचेस हमारे पास मौजूद हैं पेरी ऑपरेटिव पीरियड में। फ्रीक्वेंट जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है इट इज़ एसेंशियल थ्रू आउट द प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों के साथ हम अपने जो यानी प्री ऑपरेटिव पीरियड या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ग्लूकोज का कंट्रोल का कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको पता है कि आईवी इंसुलिन और उसके साथ डेक्सट्रोज वाटर जो है वो बेस्ट मेथड होता है ग्लूकोज मॉनिटर करने का। During the postoperative period, patient with diabetes must also be closely monitored for cardiovascular complications because of the increased prevalence of atherosclerosis, bone infection, and skin breakdown. Maintaining adequate nutrition and blood glucose control promote wound healing। ये भी हमें पता है कि जब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है सर्जरी के बाद जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ पे स्पेशली, उनको आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है कि उन्हें कोई हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे पास ऑलरेडी एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ चुके होते हैं ड्यू टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल प्लस वूंड इन्फेक्शन और स्किन ब्रेकडाउन की वजह से, इसलिए हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है। और बाकी वही बेटा अच्छे से न्यूट्रिशन पेशेंट की आपने एडिक्वेट मेंटेन रखनी है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना है ताकि वूंड हीलिंग को आप मज़ीद प्रमोट कर सकें। ठीक है जी, चले बाकी रेफरेंसेस है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपका बेटा तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर मुझे 5 मिनट दीजिएगा बिकॉज मैं नया जो लेक्चर है उसे अपलोड करूँगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ओके गुड रामीन, अगर समझ आ गई आपको। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। 1 से 2 मिनट लगेंगे, मीनवाइल ये लेक्चर जो है अपलोड हो जाए तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स नहीं मुझे शो हो रहे, ज़रा अपनी प्रेजेंस का एहसास तो दिलाइए। गायब तो नहीं हो गए आप लोग? ऑनलाइन आके मैम को अपनी शक्ल दिखा के गायब हो गए, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा? ज़रा बताइए कौन कौन ऑनलाइन है, जल्दी जल्दी से। मीनवाइल मेरे पास लेक्चर अपलोड हो रहा है। कौन कौन ऑनलाइन है? 25 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मुझे। कौन कौन है ऑनलाइन? ओके जी, यस मैम, नो मैम, वी आर हियर। ओके, अच्छा जी बेटा, अब ये बताइए कि स्लाइड शो हो रही है आपको? नफीसा है, कुरतुलैन है, जैनब, मारिया, ओके गुड, तलहा भी यहीं है, गुड गुड। चलिए जी, ओके। बेसिकली डायबिटीज़ जो है वो भी आपको पता है एंडोक्राइन नर्सिंग में ही शामिल है। सो एंडोक्राइन नर्सिंग के जो फर्दर हमारी बॉडी में पूरा जो सिस्टम है, अब हम वन बाय वन उन्हें और उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। बेटे सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया है दैट इज़ केयर ऑफ क्लाइंट विद पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर। कोई अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर होता है तो उन सारी चीज़ों को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी प्रेजेंटेशन के? एट द एंड ऑफ दिस सेशन द लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म्स एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एक्सोक्राइन क्या है और हार्मोन्स क्या हैं। ऑल्दो ये सब आप मैंने अपनी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। Discuss the functions and regulation of hormones, classify different types of hormone, discuss the assessment and diagnostic evaluation for endocrine dysfunction, discuss pituitary gland, its hormone and target organ, discuss pathophysiology of pituitary gland, discuss hypopituitarism, panhypopituitarism and its causes, discuss pituitary tumor and its types, discuss clinical manifestation, assessment and diagnosis of pituitary tumors, discuss medical and surgical management for pituitary tumor, then define what is diabetes insipidus and identify its causes, clinical manifestation, assessment and diagnosis and management of a patient with diabetes insipidus, then we will define what is SIAD and आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी कॉजेज़ और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होती है। मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद सियाद। चलिए जी, सबसे पहले हम डेफिनेशंस की तरफ आ जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं बेसिकली बेटा दे आर डक्ट लेस ग्लैंड्स, इन्हें डक्ट लेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम दैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स hormones directly into the blood. The major glands of the endocrine system include pineal gland, pituitary gland, pancreas, ovaries, testes, thyroid gland, parathyroid gland, and hypothalamus and adrenal gland. So endocrine gland क्या है? ductless gland है और वो बेसिकली ये डकलेस ग्लैंड क्या होते हैं कि ये जो अपनी सिक्रीशंस होती हैं या अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसको डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके साथ हमने शेयर कर ली मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। उसके बाद बेटे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये वो ग्लैंड्स होते हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये अपने जो हार्मोन्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने सब्सटेंसेस को ये सिक्रीट करते हैं टू एन एपिथेलियल सरफेस बाय अ वे ऑफ डक्ट। ये डक्टलेस नहीं होते, एक डक्ट के थ्रू ये एपिथेलियल सरफेस के ऊपर या जो भी आपका टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ जाके अपने जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट करते हैं। इसमें एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी हैं, देखें स्वेट ग्लैंड हो गए, सेलिवरी ग्लैंड हो गए, मेमोरी ग्लैंड हो गए, लक्रीमल और सबेशियस एंड म्यूकस, ये वो सारे ग्लैंड्स हैं। आप जैसे स्वेट है, जाहिर है वो एक डक्ट स्वेट ग्लैंड के थ्रू जो डक्ट है उसके थ्रू बाहर आना शुरू होते हैं ना स्किन के ऊपर, दैट इज योर एपिथेलियल सरफेस। सो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनकी डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स हमने
डिस्कस कर लिए। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अब हम हार्मोन्स देख लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अ हार्मोन इज अ केमिकल दैट इज मेड बाय स्पेशलिस्ट सेल्स। जो हार्मोन है, बेसिकली हार्मोन क्या है? हार्मोन बेसिकली एक केमिकल है that is made by specialist cells, usually within an endocrine gland, and it is released into the bloodstream to send a message to another part of the body. It is often referred to as chemical messenger. जो हमारे hormones हैं उनका जो दूसरा नाम है that is बेटा chemical messengers भी उन्हें हम कहते हैं। बेसिकली ये एक हमारे जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उनका कह सकते हैं आप अक्यूमुलेशन होती है, उनका मजमुआ होती है। ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं इनका काम ही यही है कि हमारे जो टारगेट ऑर्गन्स है, पहले ये ब्लड के अंदर जो है सिक्रीट होते हैं और उसके बाद वहाँ से टारगेट ऑर्गन पर पहुँचते हैं बिकॉज दे आर केमिकल मैसेंजर। इन्हें फिर वो मैसेज पहुँचाते हैं कि व्हाट दे हैव टू डू। Hormones are found in all multicellular organisms and their role is to provide an internal communication system between cells located in distant parts of the body. ओके जी, मेरे साथ हैं सब बच्चे? समझ आ रहा है सबको बेटा जी? ओके जी, अब हम थोड़ा सा एनाटॉमिक ओवरव्यू देख लेते हैं पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का, क्योंकि हमने अपनी जो डिजीजेज है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड स्टार्ट करनी है तो हम जरा थोड़ा सा एनाटॉमिक ओवरव्यू कर लेते हैं। The endocrine system has far-reaching effects in the human body because of its links with the nervous system and the immune system. अभी जो हम बार बार बात कर रहे हैं they are chemical messengers, तो इनका बेसिकली बेटा बड़ा हमारी बॉडी के अंदर एक वास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम का। बेसिकली ये आप का जो नर्वस सिस्टम है because they are connected with your nervous system and the immune system. The hormones which are secreted by the endocrine system are affected in large part by structures in the central nervous system such as the hypothalamus. We all know कि आपका जो hypothalamus है वो master gland है। वो बेसिकली आपके जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है उससे कौन से हार्मोन्स रिलीज होने हैं उन्हें बेसिकली रेगुलेट कर रहा होता है, उनके इफेक्ट्स को रेगुलेट कर रहा होता है। और वो जाहिर है हाइपोथैलेमस आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर चल रहा है, ब्रेन उसे कंट्रोल कर रहा है। Other structures which are located in the brain such as the pituitary gland are endocrine glands that influence the function of a large number of other endocrine gland. इसी तरह से आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इटसेल्फ एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन वो उसके उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं या वो इटसेल्फ उसका इन्फ्लुएंस होता है आपके बॉडी के दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस के ऊपर। ये सब तो आप आई होप सो और इनफैक्ट यू शुड आपको बिल्कुल एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बड़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तो इसको आपने बहुत दिन मैंने यहाँ नहीं लिखा लेकिन आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूर देना होगा ताकि आप अच्छे से अपने एंडोक्राइन के जो सिस्टम की डिफरेंट डिजीजेज हैं उसको पढ़ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उसके बगैर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है बेटा? सो हाइपोथैलेमस हम सबको पता है आपका मास्टर ग्लैंड जो चीज़ों को रहे, बाकी आपकी बॉडी के जो एंडोक्राइन सिस्टम सॉरी ऑर्गन्स हैं और जो हार्मोन्स हैं उनको जो है कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि दूसरे जो हमारी बॉडी में मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद है उनके फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट करता है। वो उनको रेगुलेट करता है, उनको मैसेजेस देता है कि आपने कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं करना। The effects of hormone secreted by the endocrine system, they basically affect the nervous system and are in turn mediated by the nervous system. दोनों चीज की रेगुलेशन के अंडर रहे इफेक्ट भी होता है नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी? The immune system also interact closely with the endocrine system. It responds to the introduction of foreign agents by means of chemicals and is regulated by hormones secreted by the adrenal cortex. इस तरह से आपका सिस्टम है ये भी इंटरैक्ट करता है आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। ये बेसिकली रिस्पॉन्ड करता है टू द
किसी भी अगर बॉडी में यानी आपको फॉरेन कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी में आ जाता है तो जाहिर है वो उसको एज अ फॉरेन एजेंट लेकर आपकी बॉडी से डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज करवाता है और बेसिकली इससे आपके हार्मोन्स ही जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं वही हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है आपका, जाहिर है एंडोक्राइन ग्लैंड है। आपके इम्यून सिस्टम के साथ देखिए इसका लिंक मौजूद है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू वो हार्मोन्स निकलते हैं और जो भी एजेंट आया होता है उसे वो किल कर देते हैं। सो बेसिकली नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों का बड़ा क्लोज लिंक होता है आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। एंडोक्राइन के हर जो ऑर्गन है उसके साथ इसका लिंक होता है। In addition to the hormone which are secreted by the major endocrine glands, other tissues produce hormones that are secreted into body fluids and act on nearby cells and tissues. And जो हमारे बड़े बड़े यानी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। उसके अलावा बेटा कुछ टिश्यूज भी होते हैं जो कि डायरेक्टली हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें हमारी बॉडी फ्लूइड्स का हिस्सा बना देते हैं, या फिर हमारे सेल्स और टिश्यूज के आसपास वो फ्लूइड्स या वो हार्मोन्स आप जिन्हें कह लें वो सिक्रीट होते हैं। जैसा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, आपको पता है ना पूरा जो हमारा जीआई ट्रैक है उसका जो लेयर है, इंटरनल लेयर जो म्यूकोजा है, जो मेम्ब्रेन है, वो भी तो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है ना। जैसे गैस्ट्रिन है, एंटेरोगैस्ट्रिन है, सिक्रीटिन है और कोलिसिस्टोकाइनिन है। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उस तरह से प्रॉपरली कोई लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह प्रॉपर कोई ग्लैंड्स तो नहीं है ये, लेकिन उसके अलावा भी ये आपके जीआई ट्रैक की जो म्यूकोजा है वो हेल्प आउट कर रही है, आपको कुछ हार्मोन सिक्रीट करवा के डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प आउट कर रही है। द किडनीज प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटिन, अ हार्मोन दैट स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। एंड अदर एग्जांपल, आपके किडनीज जो हैं वो इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करते हैं। इरिथ्रोपोइटिन आप सबको पता है, इरिथ्रोपोइटिन का काम होता है इरिथ्रोपोइसिस करवाना, यानी बेसिकली आपके जो ब्लड के सेल्स होते हैं, बेसिकली आरबीसीज जो हैं, वैसे तो खैर बोन मेरो उससे जाहिर है ये जो बोन मेरो में आपकी जो ब्लड सेल्स होते हैं वो वहाँ प्रोड्यूस होते हैं, उसमें से फिर पूरा इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस होता है जिसमें आपके तीनों जो वाइट, फिर बाद में डिफ्रेंशिएशन होती है ना कि ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, ये प्लेटलेट्स बनेंगे। सो बेसिकली आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए इरिथ्रोपोइटिन का सारा रोल है और इरिथ्रोपोइटिन आपके किडनी से रिलीज होता है। इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनका काम होता है साइटोकाइंस रिलीज करना दैट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज। वी ऑल नो हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है तो इम्यून रिस्पॉन्स हमारा एक्टिवेट हो जाता है और वो जाहिर है हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है वो साइटोकाइंस रिलीज करना शुरू करते हैं और वो जो भी एंटीजन आया होता है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Hormones are important in regulation of the internal environment of the body and affect every aspect of life. Some hormones target specific tissues. For example, ACTH जो secrete होता है anterior pituitary gland से और उसका टारगेट होता है adrenal cortex, ताकि वो adrenal cortex से निकलने वाले hormones की secretion को बढ़ाए। अब adrenal cortex से जो hormone निकलते हैं वो glucocorticoid, mineralocorticoid और androgens हैं। ये वो एग्जाम्पल्स है बेटा जो पहले थोड़ी देर हमने डिस्कस की थी आपके साथ के जो हार्मोन्स है बेसिकली उनका काम है हमारी बॉडी के अंदरूनी इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करना बेसिकली, और हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट के ऊपर इन हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे कुछ हार्मोन्स जो होते हैं उनका काम होता है कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज को टारगेट करना, जैसे ACTH है वो निकल तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रहा है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH निकलता है लेकिन जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स विच इज एन ऑर्गन उसको जाके वो हिट करता है, टारगेट करता है और वहाँ से एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है वो रिलीज करवाता है। इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स होते हैं दैट इफेक्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। थायराइड हार्मोन इज वन एग्जांपल। वी ऑल नो कि थायराइड का हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। थायराइड के हार्मोन्स अगर रेगुलेट प्रॉपर रेंज में नहीं होंगे तो जो है फर्टिलिटी पे उसके बहुत बैड इफेक्ट होते हैं, वेट के ऊपर उसका बड़ा इफेक्ट है। सो ये कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। एक हार्मोन होता है लेकिन उसका वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं या हमारी एक वाइड रेंज ऑफ सेल्स और टिश्यूज होते हैं जिनके ऊपर वो एक्ट अपॉन करता है। जैसे थायराइड हार्मोन इज एन एग्जांपल। ओके, अब थोड़ा सा ये पिक्चर आपके साथ शेयर कर लेते हैं पिट्यूटरी सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम की पूरी, कि आपका पाइनियल ग्लैंड कहाँ मौजूद है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस है, ठीक है जी, फिर थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पेनक्रियाज इज ऑल्सो अ ग्लैंड, फिर किडनीज के ऊपर आपके एड्रिनल ग्लैंड्स मौजूद हैं, फिर मेल्स में टेस्टिकल और फीमेल्स में ओवरी से हार्मोन रिलीज होते हैं और प्लासेंटा से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये थोड़ा सा एनाटॉमिकल
ओवरव्यू आपको दिया कि एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा। तो एंडोक्राइन सिस्टम में कहाँ कहाँ जो है वो बेसिकली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो मौजूद हैं। अब आगे इससे जो है हम थोड़ा सा फंक्शन और हार्मोन्स की रेगुलेशन पढ़ेंगे, हार्मोन्स को क्लासिफाई करेंगे। लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया है तो हम, क्योंकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। सब बच्चे अपने अपना जिस तरह से अटेंडेंस मार्क करवाते हैं, मुझे रोल नंबर वाइज अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए।
था कि रोल नंबर अक्सर तमसील आपका रोल नंबर कंफर्म नहीं है, कोई बात नहीं, बहरहाल अब मुझे आप के नाम में से याद हो गए हैं। अक्सर तमसील आपका रोल नंबर 53 है, फिर भी आपको बता देती हूँ। अटेंडेंस मार्क हो गई है। एचएन में कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ तो आप मुझसे पूछ लीजिए, या सारी चीज़ें क्लियर है तो मुझे बता दें। अच्छा, इसके बाद आई थिंक आप मेरे साथ ही कनेक्टेड है, सॉरी, नर्सिंग एथिक्स का हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट, तो वो मैं अभी जो है ऑनलाइन 5 मिनट्स का आपको ब्रेक देते हैं, तो 5 मिनट्स के 5 टू मैक्सिमम 5 टू 7 मिनट्स के ब्रेक के बाद जो है सभी स्टूडेंट्स जो हैं दोबारा से ऑनलाइन आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम अपना नर्सिंग एथिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर लें। ठीक है बेटा जी? और कोई ठीक है, ओके गुड, अगर आपको क्लियर है, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।